हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का साइंस का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसका हम थर्ड लेक्चर आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे अर्थ पर 8.7 मिलियन जीव है, जो कि 2011 के सेंसस के अनुसार था। लेकिन हमारे अर्थ पर जो जीव है वो मिलियंस में, उनको क्लासिफाई किस तरह किया, उसके लिए क्या क्राइटेरिया का है, ये हमने फर्स्ट टॉपिक में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। और जो फर्स्ट लेक्चर था, अगर आपने देखा नहीं तो आपको वहां पर जाके देखना चाहिए। ठीक है, उसको हमने पढ़ा फर्स्ट टॉपिक में, जो क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया क्या रखा। उसके सेकंड लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि क्राइटेरिया भी समझ में आ गया, लेकिन जो क्राइटेरिया के आधार पर जो 5 किंगडम बनाए, जो कि फर्स्ट किंगडम का नाम था किंगडम मोनेरा, सेकंड का नाम था प्रोटिस्टा, थर्ड का नाम था फंगाई, फोर्थ का नाम था प्लांटी, और फिफ्थ यानी कि लास्ट का नाम था, जो लास्ट किंगडम था उसका नाम था एनिमलिया। इन 5 किंगडम में उन जीवों को कैसे फिट किया है क्राइटेरिया के आधार पर, वो हमने पढ़ा। अब जो हमारा लास्ट लेक्चर यानी कि थर्ड लेक्चर, जो हमारे इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रोब्स है, यानी कि वो जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, माइक्रोब्स यानी कि वो जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, यानी कि नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते, उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले, यानी कि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी शुरुआत में क्या हुआ, माइक्रोब्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी थी प्रोकैरियोट्स की, तो दूसरी कैटेगरी थी यूकैरियोट्स की। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, देखिए प्रोकैरियोट्स माइक्रोब्स को पहले तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक कहा प्रोकैरियोट्स और दूसरी कैटेगरी कहा यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है और यूकैरियोट्स क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर भी अगर आप नए हो, फिर भी हम इस टॉपिक, इस जो लेक्चर है इसमें पढ़ जान लेंगे कि आखिर प्रोकैरियोट्स क्या होता है और यूकैरियोट्स क्या होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का मतलब है एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी कि ये जो प्रोकैरियोट्स है इनके सेल में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और यूकैरियोट्स वो जीवों को कहा जाता है जिनका जो सेल होता है, उनके सेल में एक डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रेजेंस, और यहाँ पे होता है एब्सेंस। तो हमें याद क्या रखना है, प्रोकैरियोट्स यानी कि वो जीव जिनके सेल के पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोट्स यानी कि एब्सेंट है, जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है। और जो यूकैरियोट्स में जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके जो सेल है उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी होता क्या है। अभी सोचो, ठीक है, एक सेल होता है। हम तो सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव है वो सेल से ही बने हुए हैं। कुछ जीव है जो यूनिसेल्युलर है, यानी कि एक पेशीय है, और जो जीव है और उसके जो विपरीत जो जीव है जो अनेक पेशियों से बने हुए हैं, हम उनको कहते हैं मल्टी सेल्युलर। ठीक है, अभी सेल लीजिए, हमने एक सेल ली, ठीक है, उस सेल के अंदर क्या होता है हमको सबको पता है, एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। ठीक है, अभी इस न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर एक कवच होता है, उस कवच का नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस कवच का नाम क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कवच का नाम क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी देखिए एक सेल है, सेल के अंदर के साइड को न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हम उस सेल को कहेंगे कि वो जो सेल, उसका जो न्यूक्लियस है वो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे कि वो जो न्यूक्लियस है वो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अगर उस सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उस सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम उसे कहेंगे कि वो जो सेल है, वो जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। यानी कि हम समझ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको जो सेल है, उनके सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, उनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में हम समझ चुके हैं कि इनमें से जो जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, और अगर हम उनके सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके जो सेल है, उनको सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो उनके पास हमें मेम्ब्रेन दिखाई देगा। यानी कि एक और ए है, दोनों है। ठीक है, एक सेल है जिसके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो हो गया प्रोकैरियोटिक। एक और वो है जिनके सेल के पास जो न्यूक्लियस है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे यूकैरियोट्स। बात समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही है, यही होना चाहिए। ठीक है,
अभी और क्या किया, आर्यभट्ट ने क्या किया कि जो जितने भी हमने भी पिछले वीडियो में देखा था कि ये प्रोकैरियोट्स में कौन आता है, आखिर प्रोकैरियोट्स में एक ही किंगडम आता है जिसका नाम है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया माइक्रोब जो है हमारे पास तकरीबन 4 प्रकार के बैक्टीरिया है। उनमें से जो 4 प्रकार के माइक्रोब्स है, उनमें से जो बैक्टीरिया नाम का जो माइक्रोब है उन्होंने रखा प्रोकैरियोट्स में। बचे 3, जो 3 बचे हुए हैं उनको उन्होंने रखा है यूकैरियोट्स में, क्योंकि उनके पास एक डेवलप्ड न्यूक्लियस था, यानी कि उनके न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, यानी कि उनका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टेड था। ठीक है, यूकैरियोट्स से। और यूकैरियोट्स में जो माइक्रोब्स आते हैं उनके नाम है प्रोटिस्टा, अल्गाई, अल्गी और फंगी। ठीक है, और फंगी। ठीक है, फंगी कहो या फिर उसे फंगस भी कह सकते हो। ठीक है, अभी क्या समझे, प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल है उनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए उन्हें रखा गया प्रोकैरियोट्स में। और जो यूकैरियोट्स थे उनमें 3 बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरिया के टाइप से एक टाइप इधर आता है, वो जो बचे हुए 3 टाइप है वो यूकैरियोट्स में आता है। यानी कि ये प्रोटिस्ट माइक्रोब है, अलगी भी एक माइक्रोब है और फंगी भी क्या है? माइक्रोब है। यानी कि आसानी से ये 4 जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अलगी और फंगी, ये हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसीलिए इन्हें माइक्रोब्स कहा गया है। लेकिन यहाँ जो माइक्रोब्स, ये जो 3 माइक्रोब्स है, इन्हें रखा गया है यूकैरियोट्स में, यानी कि इनके जो सेल है और इनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उनके न्यूक्लियस के पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, क्योंकि उसके पास क्या होगा? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हम उसे कहेंगे एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही? बातें क्लियर हो रही है? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया के जो फीचर्स रहे हैं, बैक्टीरिया जो है इसके क्या गुण हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा को लेंगे, उसके बाद अलगी को लेंगे, उसके बाद फंगी को लेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि इसी के आधार पर ही हम जो है पूरे जो 4 माइक्रोब्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला माइक्रोब था तो वो माइक्रोब था बैक्टीरिया। जो पहला माइक्रोब था तो उसका नाम क्या है? बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर बैक्टीरिया की साइज के बारे में सोचते हैं तो इसकी साइज जो होती है वो 1 म्यू मीटर से लेकर 10 म्यू मीटर। ये जो साइन है, यू नहीं है, एक साइन है, म्यू, ग्रीक लेटर है। ठीक है, बैक्टीरिया में जितने भी जीव आते हैं उनकी जो साइज होती है ये 1 म्यू, एक बहुत ही टफ लग रहा है, हमारे भाषा में पढ़ेंगे हमें। 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इनकी क्या होती है? साइज होता है। ठीक है, इनकी साइज कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर की जो साइज होती है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। यानी कि ठीक है, अभी ये जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल से ही ये सब बने होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है। इसके बाद ये प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स का मतलब हमने बताया था, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी क्या होते हैं? इनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि अब्सेंस होता है, अब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। अब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स भी इनके पास प्रेजेंट नहीं होते। ये हमने पढ़ा था। यूनिसेलुलर का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जीव जो है सिर्फ एक सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद का जो पॉइंट था कि ये जो जीव है वो प्रोकैरियोटिक है। वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है और इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इनकी जो रिप्रोडक्शन है, अभी रिप्रोडक्शन क्या होता है? अभी इंसान को पैदा करता है, जानवर को पैदा करता है, घोड़ा घोड़े को पैदा करता है, ये बात सही है। वैसे ही बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरिया अगले बैक्टीरिया को जन्म देती है,
यानी कि जन्म देने को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन उनका जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। उनके जो रिप्रोडक्शन होता है यानी कि दूसरा जीव बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। और उनका जो रिप्रोडक्शन की जो टाइप है वो सिंपल बाइनरी फिजन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंपल बाइनरी फिजन प्रोसेस से होता है। सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन इनके रिप्रोडक्शन का तरीका है। अब ये बाइनरी फिजन क्या होता है अभी के लिए इतना समझ सकता हूँ। ठीक है, अभी सोचो एक बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया कोई शेप नहीं होता। अभी सोचिए कि बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अभी एक बैक्टीरिया के दो भाग होते हैं, नेचुरली होते हैं, इसे कोई कट नहीं करता। और क्या होता है, देखिए एक बैक्टीरिया के ऐसे दो भाग हो गए। ठीक है, एक ही बैक्टीरिया ने कितने दो भाग किए, दो भाग किए। अब ये कुछ दिनों में या फिर कुछ टाइम में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक नया बैक्टीरिया हो जाएगा। इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होता है, इस प्रकार से जो अगला बैक्टीरिया नया बैक्टीरिया तैयार होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। हमारे संसार में तकरीबन करोड़ों में इनकी संख्या होगी, शायद समझ सकते हो इनकी स्पेसीज की। तो इनके जो कुछ एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे। इनके जो एग्जांपल्स है उसमें हम देखेंगे इसका जो पहला एग्जांपल है कॉकस। कॉकस नाम की एक बैक्टीरिया है, या फिर हम रोज योगर्ट खाते हैं यानी कि दही खाते होंगे, उसमें भी एक बैक्टीरिया होता है। उसका नाम क्या होता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, और एक बैक्टीरिया होता है, ये सभी एग्जांपल्स हो गए। विब्रियो होता है। ठीक है, विब्रियो ये भी बैक्टीरिया है। ऐसे बैक्टीरिया के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, आप अगर समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दूसरे दोस्त के साथ। ठीक है, ये पूरा ग्रुप यानी कि पूरा बैक्टीरिया का सेशन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इनमें अभी हमने किंगडम में भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो दुनिया के सारे बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स ही है। दुनिया के सारे बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स ही है। और इसमें एक और था कि इसमें कहा था कि ब्लू ग्रीन अलगी। अभी ब्लू ग्रीन अलगी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, कारण ब्लू ग्रीन अलगी भी एक बैक्टीरिया का एक टाइप है। उसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया से। बातें क्लियर है? ठीक है, हम जो दूसरा बैक्टीरिया था उसकी तरफ जाते हैं। हमारा दूसरा बैक्टीरिया क्या था हमारा दूसरा बैक्टीरिया देखते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा बैक्टीरिया जो था तो वो था प्रोटोजोआ। दूसरा बैक्टीरिया जो था वो था प्रोटोजोआ। हमने देखा था प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोआ। ठीक है, पहले ही बात करेंगे उनके साइज के बारे में। बात करें उनकी साइज कहा थी बैक्टीरिया की 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, इनकी भी कुछ साइज होती देखेंगे। इनकी जो साइज होती है वो बेसिकली होती है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 200 म्यूमीटर या फिर माइक्रोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर का मैंने मीनिंग बताया था। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻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 ⁻
200 माइक्रोमीटर के आसपास हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो है ये क्या है। हमने अगर आपके पास अगर वो चार्ट होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो चार्ट है उस चार्ट में हमने इन्हें रखा था यूकैरियोट्स कैटेगरीज में। यानी कि ये जो है, पहली बात तो ये यूनिसेल्युलर है। ये क्या है? यूनिसेल्युलर, यानी कि ये प्रोटोजोआ जो इतने इसमें जितने भी जीव आते हैं वो सभी क्या है? यूनिसेल्युलर है। ठीक है, ये यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का मतलब आपको पता है कि यूकैरियोट्स का क्या मतलब होता है? यूकैरियोट्स का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंस होता है? प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एक इनके पास जो है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें और क्या पढ़ने जैसा है? ये जो है ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं फ्रेश वाटर में, ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, इस डर्टी वाटर में भी मिलते हैं। प्रोटोजोआ ये जो जीव है कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में होते हैं, डर्टी वाटर में हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं या फिर डर्टी वाटर में हमें ये जो दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर और भी जाना हो तो ये जो जीव है एक पैथोजन की तरह भी काम करते हैं। अभी पैथोजन क्या होता है?
पैथोजन बेसिकली ये होते हैं कि पैथोजन एक्चुअली हम इसे कह नहीं सकेंगे, पैथोजन नहीं कहेंगे हम इसे, ठीक है, पैथोजन नहीं कहेंगे। ये हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारे ही नहीं किसी और ऑर्गेनिज्म के, यानी कि वो दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके शरीर में भी ये जो प्रोटोजोआ है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अभी इनमें से भी प्रोटोजोआ में जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटोजोआ माइक्रोब्स है, ठीक है, इनमें और भी कई जो माइक्रोब्स आते हैं इनके कैटेगरी में, उनमें भी बहुत टाइप के वेरिएशन दिखाई देते हैं कि जैसे कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, लोकोमोशन यानी मूवमेंट होना, या फिर जो उनका जो सेल का स्ट्रक्चर है इसमें भी कई सारे वेरिएशंस है, ठीक है। इसका जो अगला पॉइंट है, यानी कि हम लास्ट में देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो सेल डिवीजन के मेथड से होता है। रिप्रोडक्शन जो है सिंपल सेल डिवीजन मेथड जो है क्या है, सिंपल सेल डिवीजन की मेथड से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इनके कुछ उदाहरण देखने हो तो हम उन्हें देखेंगे कि इनमें से जो पहला उदाहरण जो है वो अमीबा है, हमने पढ़ा है अमीबा, ठीक है, अमीबा और पैरामोसियम, ये प्रोटोजोआ इस कैटेगरी में, प्रोटोजोआ इस टाइप में माइक्रोब के जो टाइप है इनमें आने वाले जीव है पैरामोसियम, ठीक है। अब ये अमीबा और जो पैरामोसियम है वो कहाँ हमें फाउंड होते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो बेसिकली ये हमें दिखेंगे डर्टी वाटर में। ये कहाँ मिलेंगे, डर्टी वाटर में, ठीक है। और भी कई प्रोटोजोआज है, अभी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम का भी एक जो माइक्रोब है जो कि प्रोटोजोआ इस कैटेगरी में आता है। ये भी क्या है, ये भी एक प्रोटोजोआ है, माइक्रोब है। ये कहाँ है, बेसिकली इससे जो होता है कैंसर, इससे जो मलेरिया होता है, इससे क्या होता है, मलेरिया होता है इस माइक्रोब्स की वजह से। यानी कि जीव है, ये किसी जीव के अंदर आता है और जिस जीव के अंदर वो जाता है, सोचिए कि अगर समझो मैं हूं, मेरे अंदर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम का जो माइक्रोब है शरीर के अंदर गया और मुझे क्या हो गया, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और जीव मैंने बताया कि इनमें से वेरिएशन बहुत ज्यादा है। इनमें से कई जीव जो है वो जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद वेरी करता है, क्योंकि इनमें से प्रोटोजोआ में जितने भी माइक्रोब्स आते हैं और माइक्रोब्स आते हैं, ठीक है, इनमें से बहुत सारे जीव है जो इनमें से जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कुछ एटोट्रॉफिक हो सकते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से जो एक जीव है उसका नाम है यूग्लिना, और ये यूग्लिना नाम का जो प्रोटोजोआ है जिस इस कैटेगरी में आता है ये बेसिकली एटोट्रॉफिक है। ये क्या है, एटोट्रॉफिक है। और अमीबा जो है एटोट्रॉफिक यानी कि खुद का खाना खुद बना सकता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये पूरा जो ग्रुप हुआ है यानी कि प्रोटोजोआ, इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर समझ गए हो तो लाइक करना, ठीक है। हम चलते हैं अगले माइक्रोब की ओर। हमारा जो अगला माइक्रोब है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एल्गी। उसका नाम क्या है, एल्गी। उसका नाम क्या है, एल्गी, ठीक है। बेसिकली एल्गी आपने देखा होगा या फिर एल्गी के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। ये हमारे बाथरूम में होते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा पानी जो है वो जम कर रहता है, या फिर जो बहुत सारा पानी जो स्टोर होकर रहता है, जैसे कि हमारी पानी की टंकी हो गई। अगर हम पानी की टंकी में अंदर झाँक कर देते हैं, झाँक के जाने के बदले वहाँ पे गिरना नहीं है, सिर्फ झाँक के देखना है कि अंदर कोई ग्रीन लेयर आया है क्या। उसे हम शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, उसे ही अलगी कहते हैं हमारे इस भाषा में, ठीक है। अलगी कहते हैं, क्या कहते हैं, अलगी। एक कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अगर कोई सार्वजनिक अगर पानी का कोई अगर जगह हो तो उस जगह अगर सोचो वहां पर हर बार वहां पर पानी पड़ता रहता है, तो वहां पर जो फर्श होगा या फिर जो ग्राउंड का जो लेयर होगा तो उस पर एक लेयर आता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और उस पर अगर हम पाँव रख दे तो हम फिसल जाते हैं। वो क्योंकि क्या होता है कि वो ग्रीन होता है और वो फिसलता है, वो ग्रीन ही है। वो ग्रीन जो भी है उसे क्या कहेंगे हम, अलगी। इसकी भी साइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बेसिकली हमने देखा कि जहां पर पानी होता है वहां ही प्रेजेंट होता है,
याद कर रखें कि जहां पर भी पानी होता है ये वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि algae जो है वो क्या है, एक एक्वेटिक है। क्या है, एक्वेटिक है। साथ में यूनिसेल्युलर भी है, यानी कि एक सेल से बना हुआ है, यूनिसेल्युलर भी है। ये यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का मतलब आप जानते हो, आप डिटेल में एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। ये एक यूकैरियोट्स है, साथ में ये एटोट्रॉफिक भी है। ये क्या है, एटोट्रॉफिक भी है, ठीक है, एटोट्रॉफिक। अभी सोचो एटोट्रॉफिक है, एटोट्रॉफिक है यानी कि एक ग्रीन है, इसीलिए तो एटोट्रॉफिक है, क्योंकि ग्रीन होने का इंडिकेशन क्या है कि उसके पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के मदद से ही वो अपना सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बना सकता है, इसलिए वो क्या है, एटोट्रॉफिक है, ठीक है। और क्या है इसमें, एटोट्रॉफिक है किस कारण से एटोट्रॉफिक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या कर सकता है, कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकता है। अभी फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी एक ऑर्गन की जरूरत है जो कि सेल के पास होता है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। उस ऑर्गेनल का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अगर ठीक है, ग्रीन है इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस का मतलब एक होता है कि जो सूरज की जो लाइट होती है उसकी लाइट के हेल्प से खाना बनाना, ठीक है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, एटोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला नाम की एक एल्गी है, ठीक है, क्लोरेला नाम की एल्गी है। बट देखिए अभी एल्गी में जितने भी जीव होते हैं वो सभी एटोट्रॉफिक ही होंगे, ठीक है, एल्गी हो गए, क्लोरेला। इसके एग्जाम्पल है क्लाइमेडोमोनास, ये भी इसका एक एग्जांपल हो गया, क्लाइमेडोमोनास, ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो गया। ये कुछ एल्गीज के नाम है, जैसे कि क्लोरेला एक एल्गी का नाम है, क्लाइमेडोमोनास ये भी किसी एल्गी का नाम है जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठती है, ठीक है। अभी देखा जाए तो हमारे अर्थ पर जितने भी एल्गीज है वो सभी तकरीबन सभी यूनिसेल्युलर ही है, ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो मल्टीसेल्युलर भी है, ठीक है। कुछ एल्गीज हो जो यूनिसेल्युलर है और कुछ एल्गीज है वो मल्टीसेल्युलर भी है, जिन्हें हम अपने आंखों से देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ है, ठीक है, कुछ का मतलब क्या होता है, तो कुछ और यूनिसेल्युलर है, कुछ मल्टीसेल्युलर है। तो बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले माइक्रोब्स की ओर, जिसका नाम है फंगाई। इसका नाम क्या है, फंगाई, इसका नाम है फंगाई, या फिर हम उसे कहेंगे फंगस, या फिर हम उसे क्या कहेंगे, फंगस भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी ये आपको कहाँ मिलेंगे, अभी अलगी को तो जान लिया कि वो कहाँ मिलते हैं। बेसिकली हमें जो अलगी है वो अलगी हमें कहाँ मिलती है, अलगी वहां मिलती है जहाँ पानी जो है वो दिखाई देता है। पानी वहां पर जो पानी होता है वो पानी रेगुलरली वहां पर, जहां पर पानी रेगुलर होता है, स्टोर होता है, वहां पर हमें अलगी दिखाई देता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि फंगी, ये फंगी का लोचा क्या है, फंगी कहाँ पर मिलता है। अगर इनके साइज के बारे में डिस्कस करें तो इनकी जो साइज है वो साधारण 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इनके 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर के तकरीबन इनकी साइज जो है आकार में ये हो सकते हैं, ठीक है। इनके खासियत क्या है, ये भी मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, फाउंड ऑन डिकेइंग बॉडी, डिकेइंग डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। ये हमें कहाँ दिखेंगे, जो डेड बॉडीज है, डिके हो रही है, जो बॉडीज जो डेड बॉडीज है वो नष्ट हो रही है, वो बॉडीज के प्लांट्स और एनिमल्स की, उनके ऊपर हमें ये फंगी और फंगाई जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। इनके बारे में जानना हो तो एक नॉन ग्रीन है, ये क्या है, नॉन ग्रीन है, यानी कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए वो क्या है, नॉन ग्रीन है। वो अभी क्लोरोफिल नहीं है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता होगा, यानी कि वो किसी और पर डिपेंड होगा, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं है यानी कि सूरज की जो लाइट की मदद से जो खाना बनाना होता है, जो कि जिसका काम कौन करता है, हमारे जो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नाम का जो ऑर्गेनल होता है वो करता है, और उसके अंदर ही क्लोरोफिल होता है।
अब ये नॉन ग्रीन है, इसका मतलब इसके पास क्या नहीं, इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है, जिसकी वजह से जो पेड़ का जो कलर होता है, यानी कि किसी भी जीव का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अब ये नॉन ग्रीन है, ग्रीन ही नहीं है, तो ये क्या करता होगा, ये हेटेरोट्रॉफिक होगा, ये खाने के लिए किसी और पर डिपेंड होगा, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक होगा। और इसे सैप्रोफाइटिक भी कहा गया है, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटस, ये सैप्रोफाइटिक है, सैप्रोफाइटस भी कहा गया है। सैप्रोफाइटस यानी कि उन जीवों को कहा जाता है जो मरे हुए डेड बॉडीज पर अपना जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं डेड बॉडी से, उन्हें कहा जाता है सैप्रोफाइट्स, यानी सैप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनका जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो सेक्सुअली भी कर सकते हैं और सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, इन दोनों प्रकार से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि अगला फंगाई, ठीक है, पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इतनी तो बात हमें समझ में आ चुकी होगी। और बेसिकली मुझे बताइए ये कहाँ आता है, अभी हमने किंगडम में पढ़ा था कि ये यूकैरियोट्स में आता है, ये पॉइंट मिस हो गया, ये हम यहाँ पर लिख देंगे, एक यूकैरियोट्स है और ये यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोट्स है और ये क्या है, यूनिसेल्युलर है। अभी मोस्ट ऑफ द फंगी जो है वो यूनिसेल्युलर है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंगी जो है वो यूनिसेल्युलर, कुछ ऐसे भी फंगीज है जो मल्टीसेल्युलर है, इसलिए इन्हें यूनिसेल्युलर कहा जाएगा, ठीक है। यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है, कहाँ पर मिलते हैं, डेड बॉडीज के ऊपर मिलते हैं, ये नॉन ग्रीन होते हैं, इसी वजह से क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की मदद से तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। और ये क्या है, इनका जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो कैसा है, सेक्सुअली भी कर सकते हैं और असेक्सुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें और एक है सेक्सुअली, असेक्सुअली और बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन, ठीक है। बडिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी समझो कि एक क्या है, एक जीव है, ठीक है, एक फंगस है, ये अपना दूसरा जीव कैसे तैयार करता है, अभी थोड़ा सा बाहर आएगा, ठीक है, इसमें से थोड़ा सा जो बाहर आएगा और ये दोनों फिर क्या होगा, अलग होंगे, इसको हम कहते हैं बडिंग कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इसमें जो फंगस के जो एग्जांपल्स में जो है वो बेकर्स यीस्ट है। हम जो भी बेकरी फूड खाते हैं या फिर हम पाव खाते हैं, वड़ा पाव के साथ या फिर बर्गर के साथ जो पाव होता है, उसको उस पाव को थोड़ा सा स्पॉन्जी बनाने के लिए उसमें एक फंगी को डाला जाता है, उसका नाम होता है ईस्ट। इसमें ईस्ट एक फंगी है, इस नाम का जो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ मिक्स किया जाता है, इसीलिए वो पाव जो है वो क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, वो ब्रेड क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। या फिर यूं कह लो कि वो एक फंगी है, इसका नाम है कैंडिडा भी एक प्रकार का फंगी है। उसके बाद मशरूम तो आप सब जानते हो, मशरूम भी एक प्रकार का क्या है, फंगी है, ठीक है। बातें सब कुछ क्लियर हो रही है, समझ रही है, ठीक है। अभी हम एक और बचा है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वायरस, ठीक है। ये सब आप इसको लिख कर लेना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम एग्जाम में क्या लिखेंगे कि फंगी जो होता है यूकैरियोट्स होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस फाउंड ऑन डिकेइंग डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपको कहीं और नहीं दिखाई देंगे, और सिर्फ आपको कहाँ दिखाई देंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड है उसी पर ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और ये क्या है, नॉन ग्रीन है, यानी कि ये ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन का मतलब है ये ग्रीन नहीं है। ग्रीन क्यों नहीं है भाई साहब, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्यों नहीं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, यानी कि ये कई दूसरे जीवों पर डिपेंड होंगे, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक है। तो ये मरे हुए जीवों को खाते हैं, या फिर उन्हें क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन टाइप कौन सा है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली भी कर सकते हैं, और बड़े के तीन टाइप की रिप्रोडक्शन इनमें दिखाई देते हैं। एग्जांपल के तौर पर बेकर्स यीस्ट फंगी है, कैंडिडा फंगी है, मशरूम फंगी है। मशरूम को तो आप सब जानते ही शायद, ठीक है। अभी एक हमारा जो लास्ट वाला एक माइक्रोब्स है, अगर उसे हमने चार्ट में तो नहीं लिखा, लेकिन वो भी एक प्रकार का माइक्रोब्स है, जो कि हमारा जो बैक्टीरिया, जो कि सबसे छोटा माइक्रोब माना जाता है बैक्टीरिया को, जिसकी साइज होती है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर, उससे भी कई गुना, उससे भी 10 से 100 गुना छोटा, उससे भी 10 से 100 गुना छोटा जो जीव है, जीव नहीं कहेंगे उसे,
माइक्रोब्स का है, ठीक है, वायरस है, इसकी जो साइज होती है वो बैक्टीरिया से भी 10 से 100 गुना छोटी होती है। इसकी साइज की बात अगर हम करें तो इसकी साइज जो है वो तकरीबन 1 नैनोमीटर, ठीक है, और माइक्रोमीटर देखा हमने, इसकी जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। अब ये 10 नैनोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर को हमने देखा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर्स। अब ये नैनोमीटर का क्या कांसेप्ट है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹, उसके सर पर था -6, इसके सर पर है -9, ठीक है, मीटर। इसका मतलब हमें इसके हमें